Namaskaram. So, welcome to the GST lectures of EPAC series. So, we are studying this particular law from the CA Inter module because that's one of the comprehensive and amended module as of now we have. But that doesn't mean I'm teaching for CA Inter, I'm teaching GST. No matter who or what level of exam you guys are preparing for, it could be for CA final, it can be used for CMA Inter, CMA final, BCom exam, law exams, and not only for exams. Obviously we are running it under EPAC, meaning thereby हम मैक्सिमम फोकस रखेंगे ऑन अवर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. तो जो भी आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बारे में आप बात करोगे तो आप प्लीज़ मेरे से आपको जब भी प्रैक्टिकल लेवल पे कोई क्वेश्चन आता है तो बी ओपन एंड आस्क क्वेश्चंस, तभी वो प्रैक्टिकल बनेगा. अदरवाइज स्टार्टिंग की 5-6 चैप्टर्स मोर ऑफ थियरी है, लेस ऑफ प्रैक्टिकल है. चैप्टर नंबर 7 से मोर प्रैक्टिकल चालू हो जाता है, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, ई वे बिल. लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि आप लोगों को अगर लॉ पता हो जाएगा तो लर्निंग दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट विल बिकम वेरी इजी. और आज के तारीख में वही हमारा चैलेंज है कि हमारे बच्चों को जीएसटी फाइलिंग करने आता है, जीएसटी पेमेंट करने आता है, जीएसटी की जर्नल एंट्रीज करते हैं, जीएसटी के रिको करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जीएसटी कैंसिल करते हैं, कैंसिल हुआ रिवाइव करते हैं, लेकिन लॉ नहीं पता. तो आज नहीं तो कल लॉ पढ़ना था. तो चैप्टर नंबर 1 या बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम लॉ के बारे में बात नहीं करते, सेक्शंस के बारे में बात नहीं करते, दैट हैज बीन कवर्ड मल्टीपल टाइम्स, नॉट वंस ट्वाइस हमने कवर किया है. एंड दैट्स द रीजन आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली विद चैप्टर नंबर 2. आई रिक्वेस्ट माय टेक टीम टू पुट चैप्टर नंबर 1 बिफोर चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम वेरेवर प्लेलिस्ट, क्योंकि उसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह आता नहीं है. चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट बेसिक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो वो आप चैप्टर नंबर 1 की जो सीरीज है वो पढ़ लो. खास करके जो नए बच्चे हैं, जो न्यू ज्वाइनीज है, उनके साथ वो सीरीज आप शेयर करो और उनको बोलो राइट इट डाउन एंड मेक श्योर दैट दे गो थ्रू दैट, क्योंकि बेसिक्स वहाँ पे है. मैं यहाँ पे बेसिक्स कवर नहीं करूँगा. व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, व्हाई देयर इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, हाउ द कैस्केडिंग इफेक्ट इज टेकन केयर, आईटीसी क्या होता है, सीजीएसटी एजीएसटी में का फर्क क्या है, आईजीएसटी में का फर्क क्या है. तो these are the things we have already taken care in the chapter number 1. तो I'm not going to repeat that. हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हो, उतना मैं रिटच कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो वी आर लर्निंग द लॉ साइमल्टेनियसली. प्लीज मेक द नोट्स, जिनकी एग्जाम में खास करके उनको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और फिर वो नोट्स को हम फिर पीडीएफ की नोट्स में आप मुझे वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके दे देना. जस्ट सी हाउ द नोट्स कैन बी मेड, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इस चैप्टर का नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी. अब ये क्या है ना, ये वर्ड ही खाली समझना हमें. एंड इस चैप्टर में हम 2 सेक्शंस को मेनली टच करने वाले, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8. मैक्सिमम टाइम हमारा जाने वाला है सेक्शन नंबर 7 पे. इट्स अ वेरी डिटेल्ड सेक्शन एंड इट्स वन ऑफ द व्हाट यू से कोर सेक्शन ऑफ द होल जीएसटी लॉ. सेक्शन नंबर 1 तो स्कोप एक्सटेंड टाइटल होता है, आपको पता है, उसमें तो कोई बड़ी बात लिखी नहीं होती. सेक्शन नंबर 2 में क्या होता है, डेफिनेशन. सेक्शन 1 में क्या होता है, स्कोप एक्सटेंड टाइटल. इस एक्ट का टाइटल क्या है, इसका स्कोप क्या है, तो इट इज एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबिलिटी कब से ये एप्लीकेबल हुआ था, वो सब लिखा जाता है सेक्शन नंबर 1 में. सेक्शन नंबर 2 इज अबाउट डेफिनेशन. तो डेफिनेशन होती है वहां पे, वो डेफिनेशन में जैसे जैसे वक्त आता है वैसे पढ़ते हैं. सेक्शन 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 जो है वो अथॉरिटीज ऑफ जीएसटी है, मतलब जीएसटी की जो अथॉरिटीज है, ऑफिसर्स है, और उनके पावर्स क्या है वो थोड़ा डिटेल में वो बताता है. 3, 4, 5, 6. तो पहले 6 सेक्शन अभी तक हमें कवर करने की जरूरत नहीं है. जब जरूरत पड़ेगी तब हम अथॉरिटीज वगैरह की भी बात कर लेंगे. सेक्शन नंबर 2 एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग उसको टच करेंगे. दैट मीनिंग देयर बाय आपका जो पहला लर्निंग करने जैसा सेक्शन है जीएसटी लॉ का, वो कौन सा है, सेक्शन नंबर 7. ठीक है ना, जिससे लॉ स्टार्ट होता है, एक्चुअली लॉ स्टार्ट होता है, जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है. तो जीएसटी मैं हमेशा बोलता हूं किसके ऊपर लगेगा, गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगेगा. उसका नाम ही तो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो गुड्स होगा, सर्विस होगा, तो ये तो टैक्स लगेगा. तो आपको किसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, अभी गुड्स क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, सर्विस क्या है वो पढ़ना पड़ेगा. तो गुड्स के डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो क्लॉज 52 में दी गई है, और सर्विस के डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो क्लॉज 102 में लिखी गई है. तो वो बात करेंगे अभी हम लोग, गुड्स के डेफिनेशन, सर्विस के डेफिनेशन. लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं हैविंग गुड्स एंड सर्विसेज विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल अट्रैक्ट जीएसटी. तो क्या होता है ना, आपने जब तक वो इवेंट नहीं किया, एक हमेशा हर टैक्सिंग लॉ में एक इवेंट होता है जिसको हम टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं, कि बाबा वो इवेंट होगा तो ही चीजें होगी. जैसे अगर मुझे
मैंने आपके सामने ऐसे गन पकड़ी हुई है, आपका मर्डर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कब होगा? मुझे ट्रिगर करना पड़ेगा, राइट? तो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? तो जीएसटी लॉ अपने सामने खड़ा है, मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, मैंने शॉप ओपन कर ली, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सारे डेफिनेशन मेरे कंप्लाई हो चुके हैं, मेरे शॉप में गुड्स भी मैंने सजा के रखे हुए हैं, राइट? फिर भी मुझे जीएसटी नहीं भरना है। मुझे जीएसटी कब भरना है? जब क्या होगा? सप्लाई होगा। मैंने सेल होगा बोला क्या? नहीं, सेल अलग चीज होती है, सप्लाई अलग चीज होती है, ठीक है ना? आप कभी कभी आप, अच्छा मैंने ये बोला क्या कि पैसे आएंगे तो ही जीएसटी भरेंगे? नहीं, कभी कभी सेल हो जाता है लेकिन पैसे रियलाइज नहीं होते। वो आपको पता है, ये क्रेडिट सेल करके एक कॉन्सेप्ट होता है, 3-3 महीने बाद भी पैसे आते हैं, लेकिन सप्लाई इस महीने में हो गया तो जीएसटी इस महीने में भरना पड़ेगा। आप समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? तो टैक्सेबल इवेंट क्या है सर? क्या होने के बाद जीएसटी लगता है? तो अलग अलग लॉ के पहले मैं आपको टैक्सेबल इवेंट बताता हूं, फिर जीएसटी लॉ पे आता हूं। इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट है अर्निंग द इनकम। आपने क्या क्या अर्न किया, क्या होना चाहिए? अर्निंग द इनकम। अर्निंग द इनकम को इनकम टैक्स लॉ में अक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसा कुछ तो डिफाइन किया जाता है। इनकम अक्रूड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम अक्रू होता है या रिसीव होता है, उस ईयर में वो क्या हो जाता है? टैक्स हो जाता है। ऐसा कुछ वहां पे लिखा है, तो वहां पे इनकम का अर्न होना बहुत जरूरी है, तभी तो इनकम टैक्स लगेगा ना। इफ यू अर्न इनकम देन ओनली इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल। तो वैसे पुराने लॉ में वैट हुआ करता था। क्या होता था? वैट। वैट अभी भी है, दारू के ऊपर अभी भी वैट है, और फिर आपकी पेट्रोल एंड फ्यूल के ऊपर अभी भी वैट है। तो वैट कब लगता है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सेल्स टैक्स, स्टेट का सेल्स टैक्स होता है, महावैट हम उसको बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो वैट कब लगेगा? तो जब सेल होगा तब वैट लगेगा। वहां पे सप्लाई नहीं वर्ड यूज किया, वहां पे क्या वर्ड यूज किया है? सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, सर्विस का वहां पे कोई लेना देना नहीं है। सेल ऑफ गुड्स जब होगा तब क्या लगेगा? वैट लगेगा। फिर मैं बता रहा हूं, हमारी कुछ एक्साइज ड्यूटीज होती है। एक्साइज करके जो लॉ होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है, सेल वगैरह का उसका कोई लेना देना नहीं है। गुड्स क्या होने चाहिए? मैन्युफैक्चर्ड हो गए। सर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर कंप्लीट हो गया तो आपको एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? आज भी एक्साइज ड्यूटी जो है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है, वो पेट्रोल एंड फ्यूल के ऊपर क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर भी क्या लगती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ही लगती है आज भी। तो एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर है। लार्जली एक्साइज ड्यूटी अभी अबॉलिश होकर किसके साथ मर्ज हो गई? जीएसटी के साथ मर्ज हो गई है, यहां पे समझ में। लेकिन एक्साइज में अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट, तो आपको बोलना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। वैट में व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? सेल ऑफ गुड्स। कस्टम्स में व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? कस्टम लॉ कब लगेगा? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट बहुत कम, 99% एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता और 99% इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगता है। एग्जम्पशंस यहां वहां है। तो कस्टम्स में इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्या लगेगी? इंपोर्ट ड्यूटी। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्या लगेगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम में टैक्सेबल इवेंट क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? कस्टम में क्या है टैक्सेबल इवेंट? इंपोर्ट ऑफ गुड्स या गुड्स बता रहा हूं मैं, सर्विस वर्ड वहां पे यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा आईजीएसटी लॉ में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कवर्ड अंडर आईजीएसटी लॉ। कस्टम्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स अलग होता है, सर्विस अलग होता है। वही पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर में आए हैं। यहां तक पहले तक क्लियर आया? अभी तक मैंने कौन से टैक्सेबल इवेंट बताया आपको? इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स कब लगेगा? When you earn income। समझ में आ रहा है? अर्निंग द इनकम क्या है, वो पढ़ने के लिए पूरा इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा भाई, उसका अलग अलग चैप्टर का अलग अलग लॉ होता है। लेकिन चलो फिर आगे चलते हैं। एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अरे सर्विस थोड़ी ना क्या मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर क्या हो सकता है? गुड्स हो सकता है। तो वो गुड्स का लॉ था, एक्साइज गुड्स का लॉ है, गुड्स का लॉ था। और वैट में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना। और कस्टम्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, प्यार से हम उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। क्लियर है इतना? ये हो गए बाकी लॉ के टैक्सेबल इवेंट। तो सर जीएसटी कब लगेगा? जीएसटी तब लगेगा जब आप क्या करोगे? सप्लाई। किस चीज का सप्लाई करोगे? लेकिन गुड्स और सर्विस और बोथ। तो यहां पे 3 वर्ड बोले जाते हैं। या तो आपने सप्लाई किया होगा, वो क्या होगा? गुड्स होगा। गुड्स होगा मतलब मैंने लैपटॉप उठाया और आपको सप्लाई किया, तो क्या हो गया? सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। मैंने लैपटॉप रिपेयर करके आपको दिया, तो क्या हो गया? सर्विस हो गया। मैंने लैपटॉप रिपेयर किया लेकिन उसमें 2 पार्ट भी लगाए,
दोनों हो गए, समझ में आ रहा है? तो गुड्स और सर्विस और बोथ, जब ये तीनों में का कुछ भी एक हो जाता है तो क्या लग जाता है? जीएसटी। तो हम चैप्टर नंबर 2 में या सेक्शन में, चैप्टर भाड़ में गया, हम लोग सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन 7 में हम क्या स्टडी करते हैं? व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट, मतलब जीएसटी कब आपके ऊपर लेवी हो जाएगा, आपके ऊपर जीएसटी कब लग जाएगा, कौन सा इवेंट है, वो कौन सी एक्टिविटी है जो करने के बाद क्या लगता है? जीएसटी। तो क्या उसका आंसर बताओ ना, चैप्टर का नाम ही है उसका, क्या करने के बाद जीएसटी लगता है? सप्लाई कर, मैंने बोला क्या पैसे मिलने के बाद, पैसा रियलाइज होने के बाद जीएसटी लगता है, सेल बिल इश्यू होने के बाद जीएसटी लगता है, ईवे बिल इश्यू होने के बाद जीएसटी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है गुड्स का मूवमेंट होने के बाद ही जीएसटी लगता है, नहीं, सप्लाई होना जरूरी है। अब सप्लाई क्या है वही पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। सप्लाई मतलब आप ऐसे मत समझो, हाँ सप्लाई मतलब सर उठाया सप्लाई किया, हाँ वैसा तो जनरल अंडरस्टैंडिंग वैसे है, लेकिन फिर इन्होंने 98 पेज पे लिखा है उसको। दादा ने कितने पेजेस पे लिखा है? हाँ 98 पेज में आपको क्या समझाने वाला हूं कि सप्लाई क्या होता है। तो आप इतना तो समझ सकते हो, टैक्सेबल इवेंट है मतलब उतना आसान लैंग्वेज नहीं होगा, उतना तो अज्यूम करके चलो। तो मैं क्या करूंगा, पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सीखना। जब सीख जाएंगे तो उसका हम क्या बनाएंगे? अच्छे से नोट्स बनाएंगे। थोड़ा स्लो जाएंगे इस चैप्टर में क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, याद रखने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है, और आप बहुत छोटे बच्चे हो, किसी किसी का तो बेचारे का पता नहीं जीएसटी का जी पहली बार पढ़ रहा है, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कन्वे यू इन अ वेरी सिंपलिस्टिक लैंग्वेज, क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस ही ऐसा है कि जिसको नहीं आता उसको जीएसटी आना चाहिए। और जो बाप लोग मेरे बेटे हैं जो जीएसटी पे काम करते हैं, वो प्लीज़ ऐसा अज्यूम कर लो कि पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद आपको थोड़ा सीखने मिलेगा, नहीं तो लगे हे हाँ ये तो पता है, अरे वो भी पता है, अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ रुको, ठीक है ना। तो ऐसे ना करो, थोड़ा सीख लो, थोड़ा बहुत मैंने आपसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मतलब लगता नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टीच। आप इतने महान लोग हो, ठीक है।